इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। हम दोनों माँ बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। इसके अलावा जो कोई इक्का दुक्का रिश्तेदार थे, उनसे ज्यादा मिलना हम पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन रिश्तेदारों की हकीकत तब हमारे सामने बहुत अच्छी तरह खुलकर सामने आ गई थी, जब मेरे शौहर के मरने के बाद हम पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था और सबने हमें अछूत समझते हुए हमसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। अब जबकि हमारे हालात बेहतरी की जानिब गामजन थे, तो वो अगर हमसे मेल मुलाकात चाहते भी तो मेरी अन्ना हरगिज ये गवारा नहीं करती थी कि उनको मुंह लगाऊं। इसलिए मैं अपने बेटे के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। जिस जगह हमारा घर था, वहाँ के इर्द गिर्द के कई घरानों से हमारा सगे रिश्तों से बढ़कर ताल्लुक जुड़ चुका था। यही वजह थी कि बदलते हालात के साथ हमने अपने घर में तो बहुत सी नई तब्दीलियां कर ली थी, लेकिन मैं ये घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने शौहर के वफात के बाद बहुत ज्यादा माली तंगी होने के बावजूद अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने लिखाने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा आज मेरे सामने था कि वो बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा था, जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। इसकी नौकरी लगते ही हमारी किस्मत चमक उठी थी और सभी हमसे शीरी नबो लहजे में बात करते, हम पर वाज़ेह करने लगे थे जैसे उनसे ज्यादा कोई भी हमारा अपना नहीं। खासकर वो वालिदैन जिनके घर जवान बेटियां थी, उनके लिए मैं तो और मेरा बेटा ज्यादा ही पसंदीदा बन चुके थे। इस सब से जहाँ मैं बहुत ज्यादा खुश थी, वही मैंने अपने बेटे की शादी और उसकी बीवी के लिए बहुत से ख्वाब बुन रखे थे। मैंने अपने बेटे की बीवी के लिए एक खास लड़की का खाका बना रखा था और मुझे ऐसी ही लड़की की अब तलाश थी, ताकि जल्द अज जल्द अपने बेटे को ब्याह सकूं। मेरा बेटा जवान और खूबसूरत था, अच्छी तनख्वाह लेता था, तो मुझे डर था कि कहीं वो मेरे हाथों से ही ना निकल जाए, या फिर उसकी बीवी ऐसी ना ले आऊं जो उसे अपने चंगुल में फंसाते मुझसे दूर कर दे। यानी मैं अपने बेटे की शादी भी करना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि हमेशा की तरह बेटे पर मेरी ही अचारादारी रहे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अपने बेटे की शादी से पहले ही मैं अपने बेटे की तरफ से धोखे का शिकार होंगी और मेरा बेटा सब कुछ मेरी तवक्कुआत के बरक्स करता, मुझसे कुछ ऐसा अमल सरजद करवाएगा जिसके बारे में शायद मैं कभी सोच भी न पाती। लेकिन मैंने अपनी अहमियत में कमी पाई तो वे इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिरती चली गई। मुझे ये गवारा ही नहीं हुआ कि हमेशा मेरा हुक्म मानने वाला बेटा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला मेरी मर्जी के बगैर कर गया है और उसके बाद मैं अपने गुस्से की आग में जलती, सब कुछ से ही फर्ज करती, खुद का अपने बेटे से प्यार और अपनी ममता को यकसर भूलती चली गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं उस वक्त कुदरत की उस कार फरमाई पर हैरान खड़ी अपने गुज़िश्ता आमाल पर जमीन में जिंदा गिरने वाली हो गई। मेरे बेटे के काम से आने में थोड़ी ही देर थी कि जब मेरे हमसाए से एक लड़की हाथों में कुछ लिए चली आई। उनका हमारे घर और हमारा उनके घर आना जाना बहुत कम था, बस कभी कभार ही उस लड़की पर मेरी नजर पड़ती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। आज वो इस तरह पहली बार हमारे घर आई तो उससे कुछ बातें करते और उस तरीका और सलीका देखते मैं उससे काफी मुतासिर हुई, क्योंकि मेरी नजरों में आजकल की लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा पसंदीदगी नहीं थी, जो बस फैशन और पढ़ाई को ही और न बिछौना बनाए हुए बच्चियां ही बनी हुई थी। दूसरी तरफ लड़के भी ऐसे ही थे, लेकिन मेरा बेटा काफी सुलझा हुआ था। तुम्हें लड़की भी उसी के मिजाज की चाहती थी। वो लड़की मेरे घर से गई तो मुझ पर सोचों के दर वाह कर गई। मुझे ये लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल माकूल लगने लगी थी। ये सोचते मेरे दिल में दुआ की कि बस इस लड़की का कहीं रिश्ता वगैरह पक्का न हुआ हो। मैंने खड़े ही खड़े बहुत कुछ सोच लिया था कि इतने में मेरा बेटा घर में सलाम करते हुए दाखिल हुआ। मैंने उसके सलाम का जवाब देते दिल में इरादा बांध लिया
कि आज ही अपने बेटे से बात करके कल उस लड़की के घर वालों से बात करने चली जाऊंगी। मैं मुतमईन थी कि हमेशा की तरह मेरा बेटा बिला चून-चरा मेरी बात मान जाएगा और मेरी हाँ में हाँ मिलाते मेरा मान बढ़ा देगा। लेकिन इस बार सब कुछ उलट होता चला गया और उसके बाद से एकदम हमारी जिंदगियों ने ऐसा पलटा खाया कि मैं और मेरा बेटा एक दूसरे से दूर होते चले गए थे, जिसने मुझे जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई। उस रात मैं तो अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की मिलने पर खुश थी ही। मैंने देखा कि मेरा बेटा भी आज काम से वापसी पर खिलाफे मामूल काफी खुश था, लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही हमने एक दूसरे से बात की, हम दोनों की खुशी ही गारत हो चुकी थी। मैंने रात के खाने से फारिग होते ही अपने बेटे से कहा कि मुझे उससे जरूरी बात करनी है, तो उसने भी आगे से कहा कि वो भी आज कोई जरूरी बात करने का इरादा रखता है। तब मैंने पहले उसे अपनी बात कहने का मौका दिया, तो उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर सख्ती के तासुरात छा गए थे। उसने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है और मैं उसके साथ जाकर उस लड़की के घर वालों से मिलूं। लेकिन मैंने बगैर उसकी उम्मीद भरी नजरों की परवाह किए गुस्से से कह दिया कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लिए पहले ही लड़की पसंद कर चुकी हूँ। मेरी बात सुनते उसने मेरी मिन्नत करनी चाही, लेकिन मैं गुस्से से अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए इसरार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चुप सा कर गया था, जिस पर मुझे लगा कि मेरी बात मान गया है। तो मैंने उसे अपनी पसंद करदा लड़की के बारे में बताया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर कुछ नागवारी से तासुरात छाए, जिसका मतलब फिलहाल मैं समझ ना सकी, और मुझे लगा कि वो अपनी पसंद न मानने पर ऐसे जाहिर कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द उसकी हकीकत भी मेरे सामने आ जानी थी। अपने बेटे को नीम रसामंद जानते मैंने अब अपनी पसंद करदा लड़की के घर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी उस लड़की के घर जा नहीं पा रही थी। कोई न कोई मसरूफियत या फिर कोई बीमारी आड़े आ रही थी कि फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा उस लड़की को बहू बनाने का अरमान दिल ही में रह गया, और इस अधूरे अरमान ने मेरी सारी अक्लो जहानत का खा लिया था। हुआ ये कि एक रात घर वापसी पर मेरा बेटा अपनी पसंद की हुई लड़की से निकाह करके घर ले आया था, और अपने बेटे की इस हरकत पर मैं हैरान रह गई थी। मैं मरकर भी अपने फर्माबरदार बेटे से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैंने गुस्से से खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जिस पर मेरे बेटे ने तब तक सांस नहीं लिया था जब तक मैं उससे राजी नहीं हो गई थी। उसने मुझसे अपने इस अमल की बार बार माफी मांगी और कहा कि वो मजबूर हो गया था ऐसा करने पर। मैंने बस ऊपरी दिल से अपने बेटे को माफ किया था, और उसकी बीवी को तो देखते ही मैं अंदर से गुस्से से आग भड़क उठा करती। मैंने बस ऊपरी दिल से अपने बेटे को माफ किया था, और उसकी बीवी को तो देखते ही मेरे अंदर गुस्से से आग भड़क उठा करती थी। मैंने इससे एक दिन भी कलाम करने की जहमत नहीं की थी, और न ही मेरे बेटे ने मुझे उसके लिए जोर दिया, और न ही मेरी बहू ने ऐसी कोई कोशिश की थी, बल्कि मेरा बेटा तो मेरे जरा से माफ करने पर ही खुश होता। अपनी बीवी के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगा था। उसे जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो अपनी मनपसंद बीवी मिलने पर हवाओं में उड़ता फिर रहा था, जिस पर मैं सुलग कर रह गई थी, और मेरे अंदर उनकी खुशियों के खात्मे के लिए जंग छिड़ गई कि किसी तरह अपने बेटे की बीवी को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करूं, चाहे मुझे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। मुझे एहसास नहीं था मेरे बेटे की बीवी सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। उसने कभी बाहर निकलकर घर का कोई काम करना गवारा नहीं किया था, और उसकी शिकायत जब मैंने अपने बेटे से की तो उसने अपनी बीवी को कुछ कहने के बजाय अगले दिन घर में मुलाजमा रखवा दी थी। और फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा अपनी बीवी से अपनी खिदमतें करवाने के बजाय खुद उसकी खिदमतें करता रहता है, तो मैं उसके इस कदर पागलपन पर कुढ़ कर रह जाती थी।
कुछ ही दिनों में मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता चला गया था और मेरी अहमियत उसकी जिंदगी में ना होने के बराबर रह गई थी। लेकिन मैंने जैसे ही कुछ दिन देखा कि मेरी बहू के पीछे उससे मिलने कोई नहीं आया और ना ही वो कहीं गई है, तो मैंने इस बारे में अपने बेटे से इस्तफसार किया और कहा कि वो किस राह चलती लड़की से शादी कर चुका है जिसके आगे पीछे कोई मालूम नहीं होता। कहीं वो हल्के किरदार की लड़की तो नहीं है जो तुम्हारे साथ भागकर शादी कर चुकी है। मैंने अपने मतलब की बात पूछने के साथ साथ उसकी बीवी पर काफी बहतान भी लगा दिए कि वो जिस तरह अपनों को छोड़ आई है यकीनन एक दिन उससे भी छोड़ देगी। मेरा बेटा कुछ पल जब्त करता रहा, फिर थोड़ी तेज आवाज में बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उसने लड़की से शादी उसके वालिद की मर्जी से की है जो उनके निकाह वाले दिन ही वफात पा गए थे और बाप के अलावा उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। उस लड़की के किसी वली वारिस का ना सुनते ही मैं दिल में खुश हुई कि ये तो अच्छा है, अब मैं जो चाहे उस लड़की के साथ कर सकती हूँ। लेकिन अपने बेटे को सुलगाना नहीं भूली और कहा कि वो तो अपनी बीवी को पाकबाज ही समझेगा, वो उसकी पसंद जो है, जबकि आजकल की लड़कियों को नहीं जानता। मेरी बातों से उकताता मेरा बेटा जल्दी मेरे पास से उठ गया था और फिर ऐसे ही होने लगा। मैं अपने बेटे के पास बैठने पर हमेशा उसकी बीवी के बारे में तल्ख और बुरी बातें करती रहती, जिस पर मेरे बेटे ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ते आगे से कोई जवाब देना बंद कर दिया और फिर इसके साथ ही उसका मुझसे बात करने का वक्त का दुरानिया भी कम से कम होने लगा था। इसी दौरान मेरी बहू हामला हो गई और जब यह खबर मेरे बेटे ने मुझे सुनाई तो मैंने आगे से किसी खुशी का इजहार नहीं किया। मेरा दिल तो नफरत से पत्थर का हो चुका था और अपने अकलौते बेटे और सहारे की खुशियों से नाबल्द भी। अपने बाप बनने की खुशी पर मेरा बेटा तो जैसे मुझे भूलने ही लगा था। वो अब पहले से भी ज्यादा अपनी बीवी पर जान छिड़कता और सारा दिन अपनी बीवी के गुजार गुजार देता। इन हालात में मेरी नफरत और गुस्सा पहले से भी 2 गुना बढ़ गई और मेरे अंदर इंतकामी जज्बे बेदार होने लगे। मैंने अपने बहू से बदला लेने का फैसला कर लिया था, जिसने मेरे मुताबिक मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया था और अब मैं बस मौका की तलाश में ही थी कि जैसे ही मुझे मौका मिलता मैंने अपनी बहू को उसके किए की सजा दे देनी थी ताकि उसका मेरे बेटे की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। मेरा बेटा अपनी बीवी के हमला होने पर देर से अपने काम पर जाता और जल्दी वापस आ जाया करता। उसने अपना ये मामूल खास तौर पर अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए बनाया था, जिसकी वजह से मुझे कोई ऐसा तरीका और वक्त नहीं मिल रहा था जिससे मैं अपनी बहू से छुटकारा हासिल कर सकूं। इस तरह ही कुछ वक्त गुजरा, मुझे परेशानी होने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा और बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, शायद तब कुछ बुरा ना कर पाती, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि इस बच्चे समेत बहू को निकाल बाहर करूं, क्योंकि मैं अपने बहू से नफरत में अंधी अपने बेटे के खून से भी नफरत करने लगी थी। मुझे अपने बेटे का बच्चा भी उस लड़की से गवारा नहीं था। मेरी बहू का 9वां महीना शुरू हो चुका था जब इन्हीं दिनों मेरे बेटे को न जाने ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि उसे काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जिस रात उसने जाना था उस रात मेरे बेटे ने कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाए, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उससे पूछने की जहमत नहीं की और न ही उसने खुद बताया और घर से चला गया। मैं तो जैसे उसके जाने के इंतजार में ही थी कि किसी भी तरह घर से बाहर जाए। किस्मत की तरफ से ये मौका मिलने पर मुझे लगा कि शायद तकदीर भी यही चाहती है कि ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में ना रहे। इसलिए तो ऐन मेरी बहू के डिलीवरी के दिनों में इतना अरसा उसका ख्याल रखने वाला अब मेरा बेटा उसे छोड़ गया है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मुझे किसी भी बात का कोई खौफ और डर नहीं था। मैंने एक रात के अंधेरे में अपनी बहू को उसके कमरे से खींचते हुए निकाला
और उसके चीखने चिल्लाने के बावजूद जबरदस्ती उसके बेडौल वजूद को घसीटती हुई अपने कमरे में मौजूद एक खुफिया तहखाने में ले गई और उसे वहां बंद कर दिया। ये ऐसा तहखाना था, यहाँ से अंदर की आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देती थी। अपने बेटे के अचानक घर से जाने पर, कुछ और ना समझ आने पर मुझे यही तरीका मिला था। अपनी बहू की हालत देखते मुझे यकीन हो गया था कि वो बस कुछ दिन या फिर कुछ ही घंटों में बच्चा पैदा करने की दर्द की वजह से जान से चली जाएगी। लेकिन अपने इस अमल पर मैं कुछ मुतमईन नहीं हो पा रही थी, तो फिर कुछ और सोचने लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बहू को इस घर से निकालने का कोई और हल ढूंढती, मेरा बेटा घर अगले ही दिन आधी रात को घर वापस आ गया था, जिसे देखते मैं दिन ही दिन में बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन जैसे ही मेरे बेटे ने अपने घर में बीवी को ना पाया, तो वो जैसे पागल होने लगा था। उसने बहुत ज्यादा परेशानी से मुझसे अपनी बीवी के बारे में पूछा, तो मेरे कुछ समझ न आने पर मैंने उससे कह दिया कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है और उससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा बेटा मेरे मुंह से अपनी बीवी के लिए ये अल्फाज सुनते सदमे से नफी में सर हिलाते वहां से चला गया था। मुझे लगा कि उसने मेरी बात का यकीन कर लिया है और अगर नहीं भी करता तो भी अपनी बीवी को ढूंढ नहीं सकता था। उस वक्त वक्ती तौर पर मुझे अपने बेटे की फिक्र तो हुई, लेकिन फिर जल्द ही मैं नींद में चली गई थी। अगले दिन मैं बहुत से नए इरादों के साथ उठी थी कि अब बस किसी भी तरह से अपने बेटे जो दोबारा से अपने काबू में करना था और जल्द अज जल्द उसे उसकी बीवी के गम से निकालना था। और मैं जानती थी कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं अब अपनी गुज़िश्ता पॉलिसी को छोड़ते, यानी अपनी बहू की किसी भी किस्म बुराई या जिक्र करने के बजाय बेटे से इधर उधर की बातें करते उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी थी। मैंने उस वक्त बेटे के सामने खुद को ऐसे पेश किया जैसे इस दुनिया में उसका मुझसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है। और फिर कुछ ही वक्त में मुझे लगा कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल पहले ही की तरह मेरे साथ रहने लगा था। मुझे अपने बेटे की इतनी जल्दी संभलने की उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि अच्छे से उसकी अपनी बीवी से मोहब्बत के बारे में जानती थी, लेकिन अपनी आंखों देखी हकीकत जुटला भी नहीं सकती थी। मैं अपने बेटे को इस तरह देखते इतना खुश हो गई कि बिल्कुल भूल ही गई कि मैंने अपनी बहू को घर के कैदखाने में कैद किया था। पहले मेरे दिल में जरा सा खौफ था कि कहीं उस तहखाने की तरफ मेरा बेटा ना चला जाए। वो खौफ भी मैं भूल गई थी और बस सोच रखा था कि किसी दिन मौका मिलने पर वहां से अपनी बहू की नाश को निकालकर घर के सहन में दफन कर दूंगी, जिससे कभी भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं अपनी बेफिक्री में इस काम से सुस्ती से काम लेती चली गई और काफी वक्त गुजर गया। और इस दौरान जब मुझे लगा कि अब अपने बेटे से एक बार फिर उसकी शादी का तस्करा छेड़ूं, और जब मैंने बड़ी हिम्मत से ये बात अपने बेटे के सामने की, तो उसके जवाब ने मेरी बातें खिला दी थी, क्योंकि मुझे लगा था जो भी था मेरा बेटा शादी की बात पर वावेला लाजमी मचाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने तो जैसे अब फर्मा बरदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डालने का इरादा बांध लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करती अपने कमरे में आई थी। मैं खुद को हर मामले को इतनी अच्छी तरह निपटाने पर शाबाशी देने लगी और फिर इस बार देर न करते हुए मैं अगले ही दिन अपनी मनपसंद लड़की के घर उसका रिश्ता मांगने चली गई, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। और फिर जैसे लड़की वाले तो इसी इंतजार में बैठे थे, उन्होंने मुझे उसी वक्त हाँ में जवाब दे दिया था, जिसके बाद मैंने अब की बार अपने बेटे की शादी के पूरे अरमान पूरे करने का इरादा करते शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। शादी के दिन मैंने बहुत कम मुकर्रर किए थे। न जाने क्यों मैं अब किसी चीज में देर नहीं करना चाहती थी। मेरी कोशिश थी कि बस अब जल्द अज जल्द अपने बेटे को उसकी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों में मगन कर दूं। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ मैं खुशी खुशी शादी की तैयारियों में मसरूफ हूँ
और हर बात के लिए अपने मोहल्ले में अपने होने वाली बहू के चक्कर लगाती। हर बात में उसकी मर्जी पूछते पहुंच जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद उस लड़की और उसके घर वालों का रवैया मुझसे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा है, जिसे पहले तो मैंने अपना वहम समझा, लेकिन फिर उन लोगों ने जल्दी अपनी अच्छाई का पर्दा मेरे सामने उतार फेंका और अपनी असलियत के साथ मेरे सामने आ गए। खास तौर पर मेरे होने वाली बहू के तौर तरीके देखते ही मैं हक्का पक्का सी रह गई थी। वो लड़की जो मुझे काफी मजहबी, सलीकामंद और शर्मो हया वाली लगी थी, उसे नजदीक से जानने पर मुझे पता चला था कि उसका ऐसी वैसी खुसूसियात से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो लोग मेरे अपने घर आने पर वाज़ेह तौर पर उकताहट का इजहार करने लगे। तो मैं शादी की तैयारियां वही रोकती, पहले की तरह घर में बैठ गई थी और सोचने लगी कि अब कौन सी राह इख्तियार करूं। मैं जो अब तक जीत के नशे में चूर था, अब अचानक से मुझे सब अपने हाथों से निकलता महसूस हुआ, और सबसे ज्यादा ये सोच कि मेरे बेटे की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने एक ऐसी लड़की की खातिर उससे इतना अरसा नाराज रही और उसके बाद मेरा इंजाम दिया फेल तो किसी सूरत माफी के काबिल नहीं था। मैं उस दिन अकेली बैठी अपने नफो नुकसान का हिसाब लगाने लगी तो मेरे हिस्से में सिवाय खसारे के कुछ नहीं आया। तब मैं बिलक बिलक कर रोती थी, लेकिन फिर भी खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि एक बार तहखाने की तरफ जाऊं या फिर उस रिश्ते से ही इनकार कर दूं, क्योंकि लोगों और अपने बेटे की नजरों से पहले ही खौफ महसूस होने लगा था। लेकिन अगर एक बार शादी हो जाती तो यकीनन मेरे बेटे की जिंदगी अजीरन हो जानी थी और मैंने भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाना था। लेकिन मेरी इतनी कोताहियों और गुनाहों के बावजूद अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि लड़की वालों ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह चाह कर भी मुझे मालूम नहीं हो सकी थी। लेकिन मैंने रिश्ता टूटने पर शुक्र अदा किया था। लेकिन मुझे उनका अचानक से बदल जाना और आखिरी बार उस लड़की की यही बातें नहीं भूल रही थी, जो कि उसने मुझे एक जालिम और नफसियाती औरत कहते हुए इस रिश्ते से इनकार किया था। आखिर उसने मेरा क्या जालिमानापन देख लिया था। मेरे दिल में जोर था, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो मेरे कारनामे के बारे में सब जानती है। लेकिन अपनी इस सोच पर मैंने सर झटका कि आखिर उसे कैसे पता चल सकता है, जो अगर अभी तक मेरे बेटे को कुछ पता नहीं चला है। मेरे चेहरे पर छाए परेशानी, दुख और गहरे शर्मिंदगी के तासुरात देखते मेरे बेटे ने आगे बढ़ते मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर लूं, और उसके साथ ही वो मुझे धीमी आवाज में उस लड़की के बारे में बहुत से ऐसे करतूत बताने लगा जिनको वो बहुत पहले का जानता था, ताकि वो मेरा गम कम कर सके, जिसकी बदौलत वो पहले उस लड़की से शादी से इनकारी था और उससे घिन महसूस करता था। बस ये अच्छाई का ड्रामा करती थी, लेकिन असल में वो लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाली लड़की थी और उसने कई बार मेरे बेटे का भी रास्ता रोका था। और फिर मेरे बेटे ने उस दिन मुझे बता दिया कि वो तो अपनी पसंद करता लड़की को मेरे नाम मानने पर ही छोड़ने का इरादा कर चुका था। लेकिन फिर उसका बाप अचानक बीमार हो गया, तो उसके बाप ने अपना आखिरी वक्त देखते मेरे आगे हाथ जोड़ते कहा था कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। तब उसने मजबूर होकर अपनी मोहब्बत से शादी की थी, जिसे मैंने उसकी बगावत समझते हुए उसे इतना अरसा सजा देती रही थी। मेरा रोना था कि कम होने के बजाय अपने बेटे की बातें सुनते मजीद बढ़ने लगा था, और फिर उसकी बीवी और होने वाले बच्चे के साथ की गई सफाकी मुझे किसी भी सूरत चैन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन अब सिवाय मेरे पास पछतावे के कुछ भी नहीं था। मैं अपने हाथों से अपने बेटे का बसा बसाया घर बर्बाद कर चुकी थी और अब तो दोबारा बसने की जैसे उम्मीद ही खत्म होती जा रही थी। इस सारे हालात में मेरी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई थी और अपनी बहू को तहखाने में डाले 5 माह हो चुके थे। मेरे दिनों रात उस तहखाने के बारे में ही सोचते गुजरने लगे थे।
जिसकी वजह से एक दिन मैं बेख्याली में उस तहखाने की तरफ आ निकली थी। मैं उस वक्त ज्यादा अपने होशो हवास में नहीं थी, इसलिए वहां जाते ही बगैर ये सोचे कि मेरा बेटा भी आज घर पर ही है, तहखाने का दरवाजा खोल दिया। तहखाने का दरवाजा खोलते ही मेरे दिमाग में एकदम से झमाका सा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन मेरे कदम वहां दरवाजे की दहलीज पर जम से गए थे। ना ही मुझसे आगे बढ़ने की हिम्मत हो रही थी और ना ही मेरे कदम वापसी के लिए उठ रहे थे। तभी मैंने एक गहरी सांस भरी और अपनी बंद आंखें खोलते एक कदम आगे बढ़ाते तहखाने में झांका तो आगे का मंजर देखते जैसे मेरा सर ही घूम गया था और मैं वही जमीन पर सजदे में गिर पड़ी थी। मैं जो तहखाने के अंदर इस लरजती सोच के साथ आई थी कि अब तो यहाँ मेरी बहू की हड्डियां ही बची होंगी, लेकिन सामने हड्डियां नहीं बल्कि मेरी बहू बिल्कुल सही सलामत एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मुझे लगा कि अल्लाह ने कोई मुआजिज़ा कर दिया है। मैं सजदे में पड़ी दहाड़े मार मार कर रोने लगी कि उसी वक्त मेरे पास किसी के भारी कदमों की आवाज आई। जब मैंने सर उठाकर देखा तो सामने मेरा बेटा चेहरे पर संजीदगी लिए खड़ा था। उसने आज आगे बढ़ते मुझे रोने से मना करते खुद से गले नहीं लगाया था, बस चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा रहा। तो उसकी चुप ने जैसे मुझे जीते जी मार दिया और मैंने वहीं बैठे अपने बेटे के पैरों पर हाथ रख दिए। मेरे इस अमल पर मेरा बेटा तड़पता हुआ मुझे जमीन से उठाते खुद से लगाते रो पड़ा था। उस दौरान उसकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर माँ ऐसा क्यों किया? ये आपका मुझसे कैसा प्यार था कि मेरे बच्चे का भी एहसास नहीं किया। मैंने रोते हुए अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए और कहा कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अपने गुस्से, अना और जिद में पागल होती माँ के दर्जे से नीचे गिर गई थी। हम दोनों माँ बेटा न जाने कब तक अपना गम हल्का करते रहे कि बच्चे की रोने की आवाज पर हम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। मैंने बेताबी से उस बच्चे को देखने लगी, लेकिन आगे बढ़ते उस बच्चे को नहीं उठा सकी कि क्या पता मेरा बेटा और बहू मुझे उसके नजदीक आने देते हैं या नहीं। उन्हें अब मुझ पर यकीन करने पर काफी अरसा लग जाना था, लेकिन मेरे बेटे ने जब वो बच्चा मेरे हाथों में दिया तो एक बार फिर अल्लाह की शुक्रगुजार हुई। उस बच्चे को खुद से लगाती प्यार करने लगी और उस दिन पहली बार अपनी बहू को भी मैंने प्यार किया था। लेकिन इस सब में मुझे ये बार बार चौंका रही थी कि मेरे बेटे का रवैया अपने बीवी बच्चे के साथ ऐसा है जैसे वो रोज उनसे मिलता रहा हो, और मेरी तरह हैरान नहीं था क्योंकि मैं तो अभी भी अपनी बहू और बच्चे को जिंदा देखकर कोई मौजज़ा समझ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरा बेटा अपनी बहू और बेटे को इस तहखाने से घर के अंदर उनके असल मुकाम पर ले आया था और फिर इसने मुझे बताया कि जिस रात आया था उसी रात ये सब जान गया था, क्योंकि उसने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया था और फिर उस रात में अपने बेटे को सोया समझकर तहखाने के कई चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी महसूस करते समझी थी कि बहू को लाजमन कुछ हो चुका है, वगरना वो कभी भी आराम से न बैठती, जिसकी वजह से मैं तो मुतमईन होकर सो गई थी। लेकिन मेरा बेटा जो मुझ पर नजर रखे हुए था वो किसी खदशे के तहत तहखाने तक पहुंच गया था और फिर वहां अपनी बेहोश पड़ी बीवी को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल पहुंचा गया था और फिर इसी तरह एक रात को ही वापस इसी तहखाने में ले गया था। वो चाहता तो तभी मुझे उस बारे में बता देता, लेकिन तब वो डर गया था और चाहता था कि मुझे सबक सिखाने के बाद ही अब वो अपनी बीवी बच्चे को घर के अंदर वापस लाएगा, जो कि वो इस लड़की के जरिए मुझे अच्छे से सिखा चुका था, क्योंकि वो इस लड़की को मेरे जुल्म की दास्तान बढ़ा चढ़ाकर सुनाते मुझसे डरा गया था ताकि वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे, और वाकई उसने ऐसा कर दिया था। लेकिन इसमें एक बात सच्ची थी कि वो लड़की वाकई में किरदार की अच्छी नहीं थी। अपने बेटे की बातें सुनते मैं जो पहले चाहती थी कि उसे कुछ भी न पता चले, आज उसके सब जान लेने पर शुक्र का कलमा पढ़ने लगी थी।
اور اس کے بعد میں نے ان سے دوبارہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی توبہ کر لی تھی اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی تھی.